एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल sscupscpedia.com पे। तो गाइस, आज फिर से हाजिर हैं हम आप सबके लिए एक नया कॉन्सेप्ट लेके आपके एग्जाम के लिए। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट कंस्ट्रक्टिविज्म। इसके बारे में हम बहुत बार अपनी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि हमें बच्चों को कंस्ट्रक्टिविज्म के द्वारा पढ़ाना चाहिए, चाहे हमने किसी कॉन्सेप्ट के बेनिफिट में उसकी बात करी हो या फिर हमने किसी के प्रोसेस में इसकी बात की हो। तो आप देखिए इसकी कितनी जगह पर जिक्र होता है। हमारा जो एनसीएफ है वो भी इसको प्रमोट करता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमारा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जिसके बारे में हमने पढ़ा है वो भी कंस्ट्रक्टिविज्म को ही प्रमोट करता है। इससे पहले जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने अप्रोचेस के बारे में पढ़ा था, जहां पर हमने अपना जो चैप्टर है क्लोज किया था कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के साथ। तो मैंने आपको क्या बोला था, हम आपके लिए एक स्पेशल क्लास पूरी कंस्ट्रक्टिविज्म पे जरूर लाएंगे, जहां पर हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट कंस्ट्रक्टिविज्म, और कंस्ट्रक्टिविज्म को हिंदी में हम बोलते हैं रचनावाद। तो आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में, और एंड में हमेशा की तरह एक छोटा सा क्विज रखा जाएगा जिसमें आपसे क्वेश्चन एंड आंसर्स पूछे जाएंगे। आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर करने हैं अपने कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और पढ़ते हैं रचनावाद यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका मतलब क्या है। अब लास्ट क्लास में जिन्होंने अच्छे से देखी है उनको जो है ये क्लास समझने में बहुत आसानी रहेगी, इसलिए हमेशा बोला जाता है कि पहले की क्लासेस देख के फिर आना चाहिए। तो जिन्होंने समझा है ना लास्ट क्लास को, वो बहुत इजीली इस चैप्टर को समझ लेंगे, इस वाली क्लास को, क्योंकि वहां पर मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे से कुछ चीज़ों का एक्सप्लेन किया था, और आज हम उन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा और इलेबोरेट करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जहाँ पर हम नॉलेज को कंस्ट्रक्ट यानी कि ज्ञान की हम रचना करने की बात करते हैं, वो चीज़ क्या होती है। तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि हर एक बच्चा अपनी जो नॉलेज है, अपना जो ज्ञान है, उसको खुद कंस्ट्रक्ट करता है, यानी अपना ज्ञान वो खुद बनाता है। आप जबरदस्ती उसके ऊपर उसका ज्ञान नॉलेज थोप नहीं सकते, उससे उसको चीजें क्लियर नहीं होगी। बच्चा क्या है, अपने कॉन्सेप्ट खुद अपने माइंड में बनाता है। अब कैसे बनाता है, पहले उसने उससे रिलेटेड कुछ चीजें सीखी हो, यानी कि उसका कोई पास्ट एक्सपीरियंस हो, ठीक है, जिसको उसने पहले महसूस किया हुआ है, जिससे वो पहले से रिलेट कर सकता है। तो अपने पास्ट में जो उसने चीजें करी हैं उनका इस्तेमाल करके वो अपने आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स को बनाता है। इसी को हम कहते हैं बच्चों कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी कि जहां पर बच्चा अपना ज्ञान खुद खड़ा करे, अपना ज्ञान की खुद रचना करे, यही कहलाता है रचनावाद। अब देखिए यहाँ पर भी यही चीज लिखी है कि कंस्ट्रक्टिविज्म इज द थ्योरी दैट सेज लर्नर्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज, कि यहाँ पर क्या लिखा है कि जो बच्चे हैं वो खुद अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। और कैसे, ये नहीं कि आपने बस उन्हें नॉलेज दे दी और उन्होंने ले ली, इस तरीके से नॉलेज कभी कंस्ट्रक्ट नहीं होती है। तो बच्चा यहाँ पर क्या करता है, अपनी जो आसपास की चीजें हैं, अपना जो पूरा वर्ल्ड है, समाज है, उनके साथ वो रिलेट करता है, इंटरेक्ट करता है, और फिर उसके वजह से एक्सपीरियंस करके चीजों को सीखता है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। यहाँ पर देखिए ये लिखा है कि जो अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जिसको हम स्कीमा बोलते हैं, स्कीमा के बारे में मैंने अच्छे से पढ़ाया था आपको पियाजे की क्लास में। स्कीमा क्या होती है, बेसिकली जो हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन होती हैं ऑलरेडी हमारे माइंड में, जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है, उसको हम स्कीमा बोलते हैं। तो बच्चा क्या करता है, इन्हीं स्कीमा का यूज करके अपने आगे आने वाले ज्ञान का खुद वो रचना करता है, यानी कि उसको कंस्ट्रक्ट करता है। ये चीज क्लियर है। और इससे पहले मैंने आपको क्या बताया बच्चों, कंस्ट्रक्टिविज्म किससे रिलेट करता है, ये रिलेट करता है आपके चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन से, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा से, और दूसरा ये रिलेट करता है आपके प्रोग्रेसिव एजुकेशन से। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में क्लास में पढ़ाया हुआ है कि बच्चा कैसे सीखता है, बच्चा खुद चीजों को करके सीखता है, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग मोटो है एक तरीके से प्रोग्रेसिव एजुकेशन का। आपको इतना चीज क्लियर है। कंस्ट्रक्टिविज्म का अगर मतलब समझने में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से। चलिए अब यहाँ पर कुछ और चीजें जानते हैं। अभी देखिए मैंने आपको क्या बताया कि नॉलेज जो है वो बच्चा खुद कंस्ट्रक्ट करता है, यानी खुद बनाता है। ऐसा नहीं कि आपने उसे दे दिया और बच्चे ने बस वो चीज अपने दिमाग में फिट कर ली। अच्छा, मैम ने बोला है कि इवापोरेशन में जो पानी है वो सूरज की रोशनी में आके भाप बन के उड़ जाता है। बच्चे को आपने समझाया तो बच्चा रट थोड़ी ना लेगा। बच्चा पहले उस चीज को समझेगा, उसने क्या पता खुद अपने घर में पानी बॉयल होता देखा हो, वो उस अपने एक्सपीरियंस से रिलेट करेगा, फिर अपनी जो नॉलेज है, अपना जो कॉन्सेप्ट है, बच्चा खुद बिल्ड करेगा।
तो यहाँ से आपको क्या समझ आया कि जो नॉलेज है वो कंस्ट्रक्ट होती है। यहाँ पे बेसिकली बच्चा सिर्फ और सिर्फ एक जगह बैठ के नॉलेज को एब्जॉर्ब नहीं कर लेता, वो उसमें पार्टिसिपेट करता है, फिर उसके बाद अपना कॉन्सेप्ट वो खुद बनाता है। क्लियर है? इसके बाद हर एक नॉलेज को सोशली कंस्ट्रक्ट किया जाता है। सोशली मतलब कि सामाजिक तौर पे। अब एक बच्चा अकेले बैठ के तो अपनी नॉलेज नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकता ना, आसपास में अपने एनवायरनमेंट में एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगा, कुछ ना कुछ चीजें अपनी सोसाइटी में रह के एक्सपीरियंस करेगा, फिर उन्हीं चीजों का इस्तेमाल वो आगे जाके अपने कोई भी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में यूज करेगा। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि जो सारी नॉलेज है वो एक तरीके से सोशली यानी कि सामाजिक रूप से रचना होती है उनकी। आप कभी भी अकेले बैठ के मन में सोचे, अच्छा मैं सोचता हूँ जरा पानी कैसे भाप बन के उठता है, एक जगह बैठे बैठे सोच लोगे नहीं ना, आपस में अपनी सोसाइटी में अपने एनवायरनमेंट से रिलेट करोगे तब जाके आपके कॉन्सेप्ट बनेंगे। अकेले बैठ के कुछ नहीं होता, अकेले बैठ के होती है एकदम मतलब जब आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब आपको हाँ रिविजन करनी है, वो चीज अकेले बैठ के होती है। ठीक है? इसके बाद कि हर जो नॉलेज है वो पर्सनल होती है यानी कि व्यक्तिगत होती है। अब आपके हिसाब से कुछ चीजें सही होंगी, कुछ चीजें मेरे हिसाब से सही होंगी। अब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, एक जोमेटो बॉय वाला केस हुआ था, ठीक है? उसमें क्या हुआ था कि लड़के ने उसके ऊपर एलिगेशंस यानी कि आरोप लगाए थे कि इसने जो है मेरे ऊपर हमला किया। अब क्या हुआ, आपने अपनी नॉलेज को किसी और तरीके से कंस्ट्रक्ट किया, मैंने अपनी नॉलेज को किसी और तरीके से कंस्ट्रक्ट किया। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपकी जो नॉलेज है वो आपकी पर्सनल है और मेरी जो नॉलेज है वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से लेके बनी है। यानी कि मैं आपके एक्सपीरियंस का यूज करके अपनी नॉलेज को तो नहीं बना सकती ना, मैं अपने एक्सपीरियंस का यूज करके अपनी नॉलेज को बनाऊंगी। तो यहाँ से आपको क्या चीज क्लियर हुई कि जो सारी नॉलेज है वो पर्सनल होती है यानी कि व्यक्तिगत होती है। क्लियर है इतना सबको? अब तक तो कुछ भी मुश्किल नहीं था, सब एकदम आसान आसान हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि नॉलेज आखिर कंस्ट्रक्ट किस तरीके से होता है। हमने बात कर ली नॉलेज कंस्ट्रक्ट होता है पास्ट एक्सपीरियंस का इस्तेमाल होके होता है, लेकिन एक पूरा प्रोसेस तो होता होगा ना इसका। ऐसा थोड़ी आप बैठे और आपने नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर दी। हर एक चीज एक प्रोसेस यानी कि हर एक चीज बच्चों एक प्रक्रिया से होके गुजरती है। तो अभी हम उसी प्रक्रिया के बारे में अच्छे से जानेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि आप अपने जो भी नए नए आइडियाज आते हैं उनको आप अपनी पिछली नॉलेज यानी कि जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है आप उनसे रिलेट करते हैं, उसी के बाद आप अपना कॉन्सेप्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अब जैसे ना हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यही वाला कि जैसे हमें क्लास में अपने बच्चों को इवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, तो हम बच्चे को क्या बोलेंगे, ऐसे नहीं डायरेक्ट बोल देंगे कि आज हम देखो इवेपोरेशन के बारे में पढ़ेंगे, इसमें पानी भाप बन के उठता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। पहले आप उसकी प्रीवियस नॉलेज को लेकर आएंगे सामने कि बच्चों क्या आपने कभी अपने घर में पानी उबलते हुए देखा है, क्या आपने अपने घर में कभी दूध को या फिर किसी भी चीज को बॉयल होते हुए देखा है। तो आपने देखा होगा कि जब भी चीजें आपको आपकी मम्मी पानी उबाल रही होती है, आपने कभी किचन में जाके उनकी हेल्प की हो, तो आप देखना उसके ऊपर भाप बनती है। अब जैसे कि कोरोना टाइम में स्टीम तो सब लेते हैं, तो स्टीम लेती है उसमें भाप बनती है। तो आपको पता है कि आखिर वो भाप बनती कैसे है। तो आपने क्या किया, बच्चे की पुरानी नॉलेज को पहले आप इस्तेमाल में लेके आए। चलिए ठीक है, हमने बच्चे की पुरानी नॉलेज को ले लिया। इसके बाद आप क्या करेंगे कि अभी जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे वो प्लस जो पिछला कॉन्सेप्ट था उनके बीच में आप इंटर रिलेशन यानी कि एक संबंध स्थापित करेंगे कि बच्चों आपको पता है, आपने तो चलो देखा है पानी भाप बन के उड़ता है, लेकिन क्या आपको पता है कि जो हमारा समुद्र का पानी है वो भी भाप बन के उड़ता है। लेकिन वो होता कैसे है, वहां पर तो कहीं पर भी आग नहीं लगी होती, मतलब गैस तो जल नहीं रही, जो हमारा सूरज से हमारा जो मतलब पानी है वो गर्म होके भाप बन जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको बच्चे की पुरानी नॉलेज से आपने पहले रिलेट किया, फिर उनके बीच में रिलेशन बिठाया, फिर इस तरीके से आप बच्चे का अपने आप नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में यानी कि नॉलेज की रचना करने में उनकी हेल्प करते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पर ना एक चीज ध्यान देखना कि यहाँ पर बच्चा क्या करता है, मेंटल इमेजेस बना लेता है यानी कि अपने दिमाग में ना किसी भी चीज का रूप बना लेता है। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि किसी बच्चे को मैंने बताया कि देखो ये एक फ्रूट है, ये एक एप्पल है। ठीक है, अब मैंने उसे क्या बोल दिया कि फ्रूट जो है वो एप्पल है। अगले दिन मैं उसे बोलूं कि ये एक ऑरेंज है और ये एक फ्रूट है, तो क्या हुआ, बच्चे ने ना पहले ही अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लिया कि जो फ्रूट है वो एप्पल होता है।
तो आज ना बच्चा शायद उसको चीज को समझने में दिक्कत हो सकती है कि मैम ने तो कल बोला था कि जो फ्रूट है वो तो एप्पल होता है, अब मैम कह रही है कि जो फ्रूट है वो ऑरेंज भी होता है, अब ऐसे कैसे होगा, कल तो मैम ने एप्पल बोला, आज मैम ऑरेंज कह रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ, बच्चे ने अपना पहले का कॉन्सेप्ट है ना उसको दिमाग में फिट कर लिया। तो कई बार ना ये चीज ना थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, बच्चे ना नया कॉन्सेप्ट ढंग से समझ नहीं पाते। इस पॉइंट का मतलब यही है कि कई बार बच्चा पहले कुछ चीजों को समझ लेता है, फिर उसमें अगर हम कुछ और चीजें ऐड करें तो स्टार्टिंग में उसको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट है कि बच्चा हमेशा सोशल ग्रुप में यानी कि सामाजिक रूप से एक साथ मिलकर अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया कि भैया अकेले बैठ के तो होगा नहीं कि भैया सूरज से रोशनी से पानी समुद्र का भाप बन के उड़ जाता है, उससे फिर जाके वो बारिश में कन्वर्ट होके बादलों में आके हो जाता है। अकेले बैठे बैठे कर लोगे नहीं, एक आराम से ग्रुप में बैठोगे, चीजों को एक्सप्लोर करोगे, चीजों को समझोगे, एक दूसरे की नॉलेज शेयर करोगे, तब ताकि आपका जो नॉलेज है यानी कि जो आपका ज्ञान है उसकी रचना होगी। ये चीज क्लियर है आपको? ये सारे पॉइंट समझ आ गए? अगर अच्छे से समझ आए हैं तो कमेंट सेक्शन में करेंगे थम्स अप। वैसे मैं रोज बोलती ही हूँ, मानता कोई नहीं है। खैर मेरा काम आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करना है, पढ़ाना है। बाकी जो बच्चे बात नहीं मानते हैं उनका तो खैर हम कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, हमारे कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में हमने मतलब समझ लिया। अब उसके अंदर जो बेसिक चीजें थी, हमने जो उसके कुछ पॉइंट्स थे उनके बारे में हमने जान लिया अच्छे से। अब हम पढ़ेंगे कि दो प्रकार के कंस्ट्रक्टिविज्म होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म जिसको हम बोलते हैं संज्ञानात्मक रचनावाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कंस्ट्रक्टिविज्म में। ठीक है, और दूसरा हमारा होता है बच्चों सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म जिसको हम बोलते हैं सामाजिक संरचनावाद। इसके बारे में हम इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, अब इन दोनों कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझना। बहुत फेमस फिलोसफर्स ने इनको दिया था, इनके ऊपर से क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। तो कहीं भी डाउट होता है तो पूछ लेना। ठीक है, मन में डाउट नहीं रखना। मन में डाउट रहता है तभी जाके आपके टेस्ट में या फिर आपका एग्जाम में जाके वहां पे स्कोर आपका लैग करता है। ठीक है, चलिए तो जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोनों में से हम पढ़ेंगे कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में यानी कि संज्ञानात्मक रचनावाद के बारे में। अब ये देखो, कॉग्निटिव वर्ड से आपको समझ आ रहा होगा कि इसको किसने दिया था। कॉग्निटिव जहां पर भी है सबसे ज्यादा योगदान हमारे पियाजे जी का है, तो इसको भी पियाजे जी ने ही दिया था। ठीक है, अब पियाजे क्या बोलते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में, उसको हमने नाम दे दिया कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म। और जब हम पढ़ेंगे सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में, अब सोशल से आपको क्लियर हो गया होगा, ये वाइगोट्स्की इस चीज को बहुत प्रमोट करते थे। तो वाइगोट्स्की ने कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में जो चीजें बोली उसको हमने नाम दे दिया सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब पियाजे जी ने क्या बोला कि देखिए जो नॉलेज है ना वो अपना बच्चा जो है खुद बनाता है, चीजों के साथ एक्सपीरियंस करके, अपना दिमाग खुद वहां पर यूज करके, चीजों के साथ इंटरेक्ट करके जब जाके कोई बच्चा अपना कॉन्सेप्ट बनाता है। ऐसे नहीं है कि बस आपने उसे पेपर पे लिख के दे दिया, उसने लिया पेपर और अपने दिमाग में छाप लिया, ऐसे नहीं होता। बच्चा पहले चीजों को खुद एक्सपीरियंस करेगा, अपने माइंड का वहां पर इस्तेमाल करेगा, फिर उसके बाद उसकी नॉलेज वहां पर बिल्ड होती है। इसी को हम बोलते हैं बच्चों कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, क्लियर है? अब थोड़ा इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अभी मैंने आपको क्या बोला कि जो बच्चा है कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म में पियाजे ने क्या बोला कि बच्चा हमेशा जो चीजें उसे पहले से पता है उनका इस्तेमाल करके बच्चा अपने नए कॉन्सेप्ट बनाता है। और नए कॉन्सेप्ट कैसे बनाता है? अब देखिए पियाजे ने एक चीज के बारे में बहुत अच्छे से बात करी थी। एक प्रोसेस था जिसको हम बोलते थे अडेप्टेशन। ठीक है, अडेप्टेशन के अंदर हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक को बोलते हैं हम एसिमिलेशन और दूसरे को हम बोलते हैं अकोमोडेशन। क्लियर है? अब हमने क्या पढ़ा था अकोमोडेशन में कि बच्चा यहाँ पर जो पुराना कॉन्सेप्ट होता है उसको हटा के कोई नया कॉन्सेप्ट रख देता था। ठीक है, और एसिमिलेशन में हमने क्या पढ़ा था कि बच्चा पुराने कॉन्सेप्ट में ही अपनी नई नॉलेज को भी जो है मर्ज कर लेता है, उसके अंदर मिक्स कर लेता है और उसका एक नया कॉन्सेप्ट वहां से बन जाता है।
पियाजे ने सेम यही चीज बोली कि जो बच्चा है वो इसी प्रोसेस का इस्तेमाल करके अपनी जो नॉलेज है उसको कंस्ट्रक्ट करता है। यानी कि बच्चा क्या करेगा, खुद चीजों को करेगा, उसके बाद सीखेगा, ना कि आप उसे बस ज्ञान दे देंगे और बच्चा सीख जाएगा। ठीक है। अब इन्होंने जो है कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च करी गई थी और इसे हम बच्चों फर्स्ट वेव ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म भी कहते हैं। इसको याद रखना। जैसे मैंने आपको फोर्सेस ऑफ साइकोलॉजी पढ़ाए थे ना कि फर्स्ट फोर्स कौन सी है, सेकंड फोर्स कौन सी है, इस तरीके से कंस्ट्रक्टिविज्म में भी आपकी वेव्स होती हैं। तो आपकी जो फर्स्ट वेव है उसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म। ये चीज क्लियर है। देखिए हमने यहाँ पर ये चीज पढ़ी कि इसमें बच्चा क्या करता है, नई चीजों को सीखता है। कैसे? जो चीजें उसको ऑलरेडी पता है उसके हिसाब से, जिसकी वजह से बच्चा अपनी जो नॉलेज है उसको अकोमोडेट करता है, नई इंफॉर्मेशन में उसको कन्वर्ट कर लेता है। ये किसके द्वारा दी गई है? ये जीन पियाजे के द्वारा दी गई है और इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा रिसर्च करी हुई है बच्चों में। क्लियर है यहाँ तक? अभी तो कोई परेशानी? अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। ठीक है, चलिए हमने कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ लिया कि पियाजे ने क्या बोला है। अब हम पढ़ते हैं कि आखिर वाइगोट्स्की ने क्या बोला, क्योंकि इनके ना कहीं कॉन्सेप्ट पे ये एग्री तो करते थे, लेकिन कहते ना एक परेशानी, एक ना एक विवाद दोनों में विचारों में होता ही रहता था। तो यहाँ पर भी इन्होंने थोड़ा सा जो है इसको घुमाया अपनी तरीके से, बोला कि नहीं पियाजे जी आप सारी जगह सही हो, लेकिन देखो ऐसा भी होना चाहिए। अब जानते हैं कि वो ऐसा क्या था। तो अब हम पढ़ते हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि सामाजिक रचनावाद के बारे में। क्लियर है? अब देखिए हमने कॉग्निटिव में क्या पढ़ा कि बच्चा जो है खुद अपने दिमाग का इस्तेमाल करके चीजों को एक्सपीरियंस करके अपनी नॉलेज को बनाता है। अब आए वाइगोट्स्की जी, ये किस चीज पर जोर देते थे हमेशा? ये देते थे सोसाइटी पर, कल्चर पर, लैंग्वेज पर। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर इन्होंने रचनावाद में भी इस कॉन्सेप्ट का जरूर यूज किया होगा। तो इन्होंने सेम चीज बोली कि बच्चा कैसे नॉलेज बनाता है। बच्चा नॉलेज अपनी जब बनाता है जब वो सोसाइटी में रहकर एक दूसरे से इंटरेक्ट करके, अपने कल्चर के साथ इंटरेक्ट करके, सोसाइटी से इंटरेक्ट करके, दोस्तों के साथ इंटरेक्ट करके अपनी नॉलेज को आपस में शेयर करता है। उसके बाद उसकी जो नॉलेज है वो कंस्ट्रक्ट करती है। अब आप देखिए आपने कंस्ट्रक्टिविज्म की डेफिनेशन में दो चीजें पढ़ी कि पहला पास्ट एक्सपीरियंस से सीखता है, तो ये पॉइंट कहाँ से लिया गया? ये लिया गया पियाजे से। दूसरा कि ये एक सोशल प्रोसेस है। अब सोशल प्रोसेस वाला पॉइंट कहाँ से लिया गया? आपके लिया गया है ये सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म से। अब आप देखिए आप रिलेट कर सकते हैं कि आपकी वो डेफिनेशन कैसे बनी, क्योंकि इन दोनों को मर्ज करके हमारा पूरा कंस्ट्रक्टिविज्म एक रूप तरीके से उसको तैयार किया गया। ठीक है, क्लियर है? तो इन्होंने सोसाइटी पर बहुत ज्यादा जोर दिया कि जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है उसमें कोलैबोरेटिव नेचर पर जोर दिया जाता है। कोलैबोरेटिव यानी कि जहाँ पर सब बच्चे आपस में एक साथ मिलकर काम करते हैं। कोलैबोरेटिव पर भी आपके क्लास रखी जाएगी, इसमें आपको कोलैबोरेटिव लर्निंग के बारे में, कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। और इस वाले कॉन्सेप्ट से लास्ट ईयर बहुत सारे क्वेश्चन बने थे। तो आप देखिए सारे कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। मैं कह दूं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। देखो आपको कुछ नहीं पता, DSSS का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो चुका है, तो वो कहीं से भी आपको क्वेश्चंस बना के दे सकते हैं। तो अपनी माइंड में 1% भी मत रखना अरे ये तो एग्जाम में नहीं आएगा, इसको नहीं करता बाकी सब कर लेता। ठीक है, तो सारे कॉन्सेप्ट ऐसे समझ के चलो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि बच्चा जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है सोसाइटी में, अपने कल्चर के साथ इंटरेक्ट करता है, फिर उसके बाद अपनी नॉलेज को वो खुद इन्फॉर्म करता है, बनाता है। अब कैसे? जैसे आपने मुझे कुछ चीजें बताई, मैंने आपकी चीजों से कुछ सीख लिया, मैंने आपको कुछ चीजें बताई, आपने कुछ सीख लिया। तो यहाँ से क्या हुआ? कुछ नॉलेज मैंने अपनी कंस्ट्रक्ट कर ली, कुछ नॉलेज आपने अपनी कंस्ट्रक्ट कर ली। क्लियर है? दूसरा मैंने आपको क्या बताया, ये वाइगोट्स्की के द्वारा दिया गया है। इन्होंने क्या करा? कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म को माना कि हाँ भैया पियाजे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आप जरा मेरी बात भी मानिए। आप ना सोसाइटी को और पीयर इन्फ्लुएंस को भी, यानी कि जो आपका समाज है और जो आपके सहकर्मी का प्रभाव होता है, आप जरा अपनी थ्योरी में इन दोनों चीज को भी ऐड कर लो तो आपकी थ्योरी और बढ़िया बन जाएगी। अब जैसे कि आपने कोई सब्जी बनाई, आपने बोला अच्छा सब्जी तो बहुत बढ़िया बनी है, लेकिन फिर थोड़ा सा ऊपर से गरम मसाला और डाल दे, मतलब एकदम बढ़िया बन जाएगी। तो वही वाली बात थी
कि थ्योरी बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें अगर ये पॉइंट और ऐड कर दिया जाए तो इसका और ज्यादा अच्छा मीनिंग बन पाएगा। क्लियर है यहाँ तक? एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा आई होप सो आपको कि कॉग्निटिव क्या होता है कंस्ट्रक्टिविज्म और सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़े अब यहाँ से। चलिए अब हम जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। अब लेकिन अपना करिकुलम बच्चे क्या करेंगे, पढ़ते कैसे हैं, करिकुलम हमारे जो पाठ्यचर्या, हमारा जो पाठ्यक्रम होता है, बच्चा तो उसी के हिसाब से पढ़ता है, तो हमें अपना जो करिकुलम है वो भी इसी के हिसाब से डेवलप करना होगा। तो अब देखते हैं कि हमारा करिकुलम कैसा होना चाहिए ताकि वो कंस्ट्रक्टिविज्म को बढ़ावा दे, यानी कि रचनावाद को वो प्रमोट करे। क्लियर है? सबसे पहले हमारे अंदर सिस्टम में हमें ऐसी चीज इंक्लूड करनी है जहां पर ओपन एंडेड क्वेश्चन बच्चों से पूछे जाएं। मैंने आपको बताया ना, ओपन एंडेड जहां पर खुली मुट्ठी और क्लोज एंडेड यानी कि बंद मुट्ठी। इससे याद रखना, यानी कि जहां पर आपको अपने जवाब देने का फ्रीडम मिले उसको हम बोलते हैं ओपन एंडेड। जब हम बच्चों को ओपन एंडेड क्वेश्चन देते हैं तो वो अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो वहां से कंस्ट्रक्टिविज्म को बढ़ावा मिलता है। लेकिन जहां आपने बच्चों को बोल दिया चलो यस और नो में जवाब दो, जल्दी से ट्रू और फॉल्स में जवाब दो, तो क्या हुआ, बच्चे की नॉलेज तो कंस्ट्रक्ट हुई नहीं। तो भाई ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो कंस्ट्रक्टिविज्म के हिसाब से नहीं चलेगा। तो हमें हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने चाहिए अपनी क्लास में। क्लियर है? इसके बाद आपको बच्चों को हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करानी है, यानी कि वो एक्टिविटीज जहां पर बच्चा खुद करे। अब देखिए, जब बच्चा खुद चीजों को करेगा जभी तो बच्चा एक्सपीरियंस करेगा, और जब बच्चा चीजों को एक्सपीरियंस करेगा तो उसके बाद वो अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा। क्लियर है आपको ये चीज? चलिए फिर आपको क्या करना है, आपको हमेशा बच्चे की पास्ट नॉलेज को, यानी जो पिछला ज्ञान है उसको जरूर आपको एम्फसाइज, यानी कि उसके ऊपर आपको जरूर जोर देना है। क्योंकि मैंने आपको सारे एग्जांपल क्या बनाए कि जब आप बच्चों की पिछली नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं तो बच्चा कोई भी नया कॉन्सेप्ट यूं फट से सीख लेता है आसानी से। ठीक है? इसके बाद आपको बच्चों को हमेशा, आपका करिकुलम ऐसा हो जहां पर बच्चों को डिस्कवर करने की, खोजने की, तलाशने की जो है स्कोप, यानी कि उसको अपॉर्चुनिटी दी जाए। क्योंकि जहां पर बच्चा चीजों को खुद डिस्कवर करेगा वहां पर खुद से एक्सपीरियंस करेगा, और जहां पर खुद से चीजों का एक्सपीरियंस करेगा वहां पर अपनी नॉलेज को खुद से वो कंस्ट्रक्ट करने में सक्षम होगा। ठीक है? क्लियर है आपको यहाँ तक? आगे बढ़े अब यहाँ से। चलिए अब चलिए, हमने करिकुलम भी पढ़ लिया, लेकिन आप सब क्या करेंगे ताकि कंस्ट्रक्टिविज्म बहुत ज्यादा बेहतर बन पाए? तो अब हम पढ़ेंगे आप सबके बारे में, क्योंकि देखिए आप सब क्या है, हमारे भावी टीचर्स हैं, हमारे एस्पायरेंट्स हैं सारे। तो अब हम देखते हैं कि आप सबका क्या रोल है कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर। ठीक है? चलिए सबसे पहले आप बच्चों को ना, मतलब कि कोशिश करेंगे सिंपल, उनको ना बस ऐसे नहीं करो अच्छा ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, उनको इंस्ट्रक्ट नहीं करना, उनकी लर्निंग को फैसिलिटेट करना है, यानी उनकी लर्निंग को आपको गाइड करना है, उनको सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्ट नहीं करना है, तभी जो है कंस्ट्रक्टिविज्म हो पाएगा। ठीक है? इसके बाद बच्चों के जो पुराने एक्सपीरियंस है उनके लिए आपको संवेदनशील, यानी कि सेंसिटिव होना है। एक तरीके से मैं आपको बोलूं कि आपको उनके पास एक्सपीरियंस की रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि जब आप उनकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे, तभी तो वो अपने पास्ट नॉलेज को यूज करके नया कॉन्सेप्ट बना पाएंगे। क्लियर है? इसके बाद आपको कुछ ऐसे एग्जांपल्स देने हैं बच्चों को जो रियल लाइफ से जो है रिलेट करते हो, क्योंकि जब भी आप रियल लाइफ से रिलेट करते हो, एग्जांपल्स बच्चों को देते हैं, तो कोई भी बच्चा ज्यादा बेहतर तरीके से वहां पर रिलेट कर पाता है। ठीक है? इसके बाद आपको अप्रोचेस, यानी कि तरीके भी ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं जो असली दुनिया से वाकिफ रखे। सपनों की दुनिया में बच्चों को हमेशा मत ले जाना। कई बार जहां पर बच्चा खुद चीजों को करके जो वाकई में चीजें हो सकती हैं, उन आपको अप्रोचेस का इस्तेमाल करना है बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है? इसके बाद आपको ना बच्चे को बोलना है कि हमेशा किसी भी चीज का ना बस एक सॉल्यूशन मत सोचा करो। यहाँ से आपको क्या चीज, देखो मैं क्लियर करती हूँ कि इसका मतलब है कि आपको बच्चों के अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग का डेवलपमेंट करना है। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है? जहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है और उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। तो जब बच्चा बहुत सारे सॉल्यूशन सोचता है तो अपनी नॉलेज को वो और ज्यादा कंस्ट्रक्ट करता है। तो आपको क्या करना है? डाइवर्जेंट थिंकिंग का डेवलपमेंट करना है अपने बच्चों के अंदर। क्लियर है ये भी? इसके बाद आपको कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव लर्निंग का प्रमोट करना है। अब देखिए कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव क्या होता है।
कोऑपरेटिव जहां पर बच्चे आपस में बैठ के चीजों को सीखते हैं। जैसे हमने 2-4 बच्चों का ग्रुप बना लिया, सपोज 4 बच्चे हैं, तो वो 4 बच्चे क्या है, कोई भी एक प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे और हर एक बच्चा जो है सिर्फ अपना काम करेगा। जैसे कि मैंने किसी को बोला कि चलिए आप एक पौधा लगाएंगे, तो आपने 4 बच्चों का ग्रुप बनाया कि देखो राम तुम पौधा खरीद के लाओगे, श्याम तुम फर्टिलाइजर खरीद के लाओगे, फिर उसके मैंने बाद में बोला रितु तुम जो है अपने जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं खुरपी वगैरह वो लेके आओगे, फिर मैंने बोला शबनम तुम प्लांट को जाके लगाओगे। तो यहाँ क्या हुआ, बच्चे एक साथ मिलकर तो काम कर रहे हैं लेकिन हर एक बच्चे का काम अलग है। इसे हम बोलते हैं कोऑपरेटिव लर्निंग। साथ में मिलके तो किया लेकिन अलग अलग किया। दूसरी तरफ होता है आपको कोलैबोरेटिव लर्निंग, जहां पर वो सारे काम मिलके करेंगे। पौधा लेने भी साथ में जाएंगे, फर्टिलाइजर लेने भी साथ में जाएंगे, जो खुरपी है मतलब कि जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं खोदने के लिए उन्हें भी साथ में लेने जाएंगे, पौधा भी साथ मिलके लगाएंगे। इसे हम बोलते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग। देखो इसके ऊपर मैं आपको अलग से चैप्टर कराऊंगी, क्लास कराऊंगी, लेकिन मैंने आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर दिया कि क्या होता है कोऑपरेटिव, क्या होता है कोलैबोरेटिव। क्योंकि अगर मैं खाली बोल देती ना कोऑपरेटिव लर्निंग होनी चाहिए, कोलैबोरेटिव होनी चाहिए, अब रट तो लेते लेकिन समझ तो आता ही नहीं यार मैम ने बोला क्या। तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद आप हमेशा क्लास को रियल वर्ल्ड से रिलेट करेंगे। देखिए मैंने क्या बोला, रियल एग्जांपल देंगे, रियल अप्रोचेस का इस्तेमाल करेंगे, तो यानी कि वास्तविक दुनिया से बच्चों को जोड़ेंगे आप, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद आप क्या करेंगे कि कंस्ट्रक्टिविज्म कैसा हो, जहां पर बच्चा खुद अपनी चीजों के बारे में एनालाइज कर सके, खुद कॉन्सेप्ट को तोड़ तोड़ के समझ सके, इसे हम बोलते हैं एनालाइज करना। दूसरा कि बच्चा ने जो नॉलेज को बना लिया है, जो कॉन्सेप्ट उसने बना लिया दिमाग में, फिर उसका वो असेसमेंट खुद करे, ये होता है कंस्ट्रक्टिविज्म। अब इसके ऊपर ना आपका लास्ट ईयर 2019 में क्वेश्चन भी आया था कि कंस्ट्रक्टिविज्म में क्या होता है, सेल्फ एनालिसिस होता है, सेल्फ असेसमेंट होता है, दोनों होते हैं या दोनों नहीं होते। तो आपका आंसर क्या होता है, वहां पर होता है आपका सेल्फ एनालिसिस एंड सेल्फ असेसमेंट, दोनों होते हैं इसके अंदर। क्लियर है, यहाँ से आपको आगे बढ़े, चलिए एक सेकेंड, यस। देखिए बच्चों हमने कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में डिटेल में अच्छे से पढ़ लिया कि कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, करिकुलम कैसा होना चाहिए, टीचर्स के क्या रोल होते हैं, हमने अपना पूरा कॉन्सेप्ट वो कर लिया। लेकिन अभी मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कॉन्सेप्ट बनाना, कॉन्सेप्ट बनाना, कॉन्सेप्ट बनाना। तो मैंने क्या करा आपके लिए, उससे एक रिलेट करता हुआ कॉन्सेप्ट आपके लिए कॉन्सेप्ट मैपिंग यानी कि अवधारणा मानचित्रण मैंने इसी के साथ जोड़ दिया। तो इसके साथ आज हम अपना ये वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आप इससे रिलेट कर पाएंगे, कुछ ऐसा नया नहीं लगेगा आपको इसमें, क्योंकि जो चीज़ें आप ऑलरेडी कर चुके हो ना, बस उसको एक यहाँ पर नाम दे दिया कि हम इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट मैपिंग। तो चलिए पढ़ते हैं अब अवधारणा मानचित्रण क्या होता है, यानी कि कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या होता है। अब आप देखिए यहाँ पर आप ना हमेशा कुछ इस तरीके से अपनी बनाते होंगे इंफॉर्मेशन कि जैसे कि मान लीजिए प्लांट है, प्लांट क्या क्या करता है, प्लांट ऑक्सीजन देता है, प्लांट में जो है लीव्स होते हैं, प्लांट जो है फ्लावर देता है, ठीक है। आपने एक किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में अलग अलग उसके सब पॉइंट्स बना दिए, तो यहाँ से क्या होता है आपको इसे देखते ही एक बार में सब चीजें याद आ जाएंगी। इसी को हम बच्चों बोलते हैं कॉन्सेप्ट मैप, जहाँ पर आप बेसिकली बस छोटे छोटे रूप में रिलेट करके बना लेते हैं ना, टेबल बना लेते हैं, अच्छा इसके अंदर ये 2 चीजें आती है, फिर इसके अंदर ये 2 चीजें आती हैं, इसके अंदर ये 3 चीजें आती है। तब बेसिकली क्या बना लेते हैं, डायग्राम के तरीके से अपना पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। इसी को हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट मैपिंग करना, अपने कॉन्सेप्ट का मैप बनाना, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। चलिए अब इसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट मैप क्या है बच्चों, अवधारणा मानचित्रण एक विजुअल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि आप चीजों को किसी तरीके से जब जहां पर देख सके उसको आप अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं, ये नहीं कि कहीं पर भी कोई भी पॉइंट डाल दे, उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करते हैं जितने भी कॉन्सेप्ट आपको आते हैं उसके अंदर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं आप एक बेसिकली एक कॉन्सेप्ट लेते हैं, फिर बहुत सारे कॉन्सेप्ट लेते हैं आप छोटे छोटे, और इनको आपस में एक रिलेशनशिप बनाते हैं। आप कैसे रिलेशनशिप बनाते हैं देखिए, यहाँ पे मैंने क्या बोला कि जैसे ये मुगल डायनेस्टी है, ठीक है, अभी मुगल डायनेस्टी है, मुगल डायनेस्टी के अंदर बाबर भी था, अकबर भी था,
फिर उसके बाद अकबर के बच्चों का ये नाम था, बाबर के बच्चों का ये नाम था। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपने जो है सब कॉन्सेप्ट के बीच में रिलेशन बनाया। ऐसा कभी भी नहीं होगा कॉन्सेप्ट मैप में जहां जिनका कोई रिलेशन ना बनता हो। एक कॉन्सेप्ट मैप के अंदर वही सारी चीजें आती हैं जो आपस में रिलेटेड होती हैं। तो चीजें आपको याद रखनी है कि जहां पर रिलेशनशिप बन सके, जहां पर चीजों का आप विजुअली ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी दृश्य तरीके से आप उनका संगठन करते हैं, ठीक है। इसके बाद आप कॉन्सेप्ट मैप कैसे करते हैं, आप कीवर्ड्स बनाते हैं। अब जैसे ये जो अलग अलग आप वर्ड्स लिखते हैं ना, इनको हम बोलते हैं कीवर्ड्स। आप अलग अलग कीवर्ड्स बनाते हैं, चाहे आप इनको सर्कल में बनाइए, चाहे बॉक्स में बनाइए, ट्रायंगल में बनाइए, आप किसी भी व्हाटएवर जो आप शेप चाहते हैं उनके अंदर आप चीजों को लिखते हैं, ठीक है। और आप चाहे तो छोटा सा उसके नीचे एक्सप्लेनेशन भी डाल सकते हैं। अब देखो इतनी बड़ी मैंने आपको राम कहानी कही, लेकिन मतलब देखो सारा वही है। आप देखने में जिसको देखते ही चीजों को समझ जाओ, एकदम से आपका पूरा रिवीजन हो जाए, माइंड में पूरा एकदम फ्लैश बल्ब जल जाए नॉलेज का, वही होता है हमारा कॉन्सेप्ट मैप। अब देखिए जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, आपने प्लांट का कॉन्सेप्ट मैप बनाया, ठीक है। अब आपने क्या बनाया, प्लांट में टिश्यू होते हैं, प्लांट जो है रिप्रोड्यूस भी करते हैं। फिर आपने बनाया रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, सीड्स के थ्रू करते हैं, रिप्रोड्यूस स्पोर्स के थ्रू भी करते हैं। अब जो सीड्स होते हैं वो फ्लावरिंग जो प्लांट्स होते हैं वो सीड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। फिर यहाँ पर सेम इसी तरीके से आपने टिश्यू का भी बनाया। टिश्यू 4 तरीके के होते हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो आपने देखिए यहाँ पर आपने पूरा प्लांट का एक कॉन्सेप्ट मैप अपने सामने बना लिया, और आपको इसको देखते ही ना फटाफट सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। एक पूरा पेज भर के लिखते, उससे अच्छा आपने क्या करा, यहाँ पर अपना एक कॉन्सेप्ट मैप बना दिया, देखने में भी अच्छा, सुंदर, समझने में भी आसान और छोटा, ठीक है। क्लियर है यहाँ से, आपको आगे बढ़े अब यहाँ से। चलिए अब हम थोड़े से इसके बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं कि अगर हम कॉन्सेप्ट मैप बनाते हैं तो फ्री फंड में तो कोई चीज़ नहीं बनाते होंगे, हर चीज़ का कोई ना कोई नफ़ा नुकसान तो होता ही है। तो इसके नफ़ा यानी कि इसके बेनिफिट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है, बच्चा यहाँ पर चीज़ों को देख के जल्दी से चीज़ों को समझ सकता है। तो यहाँ पर बच्चा क्या है, इजीली देख के एक्टिविटी को समझ सकता है, उसके कॉन्सेप्ट फटाफट सारे के सारे रिवाइज हो पाएंगे। अब यहाँ पर क्या करता है, बच्चा रिलेशनशिप बनाता है। तो यहाँ पर बच्चा चीजों को एक दूसरे से जोड़ के सीख सकता है, ठीक है। अब इससे पहले हम ये वाला पॉइंट समझेंगे, ठीक है। अब आपने क्या करा, कॉन्सेप्ट मैप बनाया, आप कोई चीज भूल गए, तो जैसे ही आप अपने कॉन्सेप्ट मैप को देखेंगे आपको फटाफट से सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी, सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, आप जो है आपकी याददाश्त में रखी, आपकी चीजें जो आपको याद है उनको रिकॉल करने में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए अब ये वाला पॉइंट समझते हैं कि कॉन्सेप्ट मैप की वजह से आप अपना जो ब्रेन के 2 पार्ट हैं, एक होता है राइट हेमिस्फीयर और दूसरा होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर, यानी कि बाएं गोलार्ध एक सेकेंड, बाएं गोलार्ध और दाएं गोलार्ध, इनका आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं कॉन्सेप्ट मैप का इस्तेमाल करके। अब मैम आपने ये क्या बता दिया, ये लेफ्ट हेमिस्फीयर क्या होता है, ये राइट हेमिस्फीयर क्या होता है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं आज तक। चलो तो आपको लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। आपके बेसिकली जो बच्चों आपके जो ब्रेन होता है ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। एक को हम बोलते हैं लेफ्ट हेमिस्फीयर और दूसरे को हम बोलते हैं राइट हेमिस्फीयर, ठीक है। आपका जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है उसका अलग काम होता है, और जो आपका राइट हेमिस्फीयर है दिमाग का, उसका अलग काम होता है। अब जैसे कि जो आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर है बच्चों, वो रिलेट करता है लॉजिक से, यानी कि आप जितने भी जहां पर भी आप तर्कों का इस्तेमाल करके, लॉजिक का इस्तेमाल करके जिन चीजों का आप करते हैं वो चीजें आप हमेशा अपने दिमाग का लेफ्ट हेमिस्फीयर का इस्तेमाल करके करते हैं। अब जैसे आप कोई लैंग्वेज यानी कि आप कोई भाषा सीख रहे हैं तो वहां पर आप लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर क्या हुआ, लेफ्ट दिमाग का इस्तेमाल हुआ। आप नंबर्स में कैलकुलेशंस करते हैं, इनके ऊपर कुछ भी मतलब इनके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं, तो यहाँ पर भी लॉजिक का यूज होता है, यहाँ पर भी लेफ्ट हेमिस्फीयर हुआ। इसके बाद आप जैसे थिंकिंग आप एनालाइज करते हैं, यानी कि एनालाइज करते हैं यानी कि विश्लेषण करते हैं, चीजों को तोड़ तोड़ के सीखते हैं। यहाँ पर भी आप क्या करते हैं बच्चों, आप अपना लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि राइट हेमिस्फीयर। या फिर आप जैसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आप जैसे कोई रीजनिंग करते हैं। अब आप देखिए मैंने आपको कितने सारे एग्जाम्पल दे दिए जहां पर भी जिन चीजों को काम करने में आपको लॉजिक का यूज हो, वो सारी चीजें आपके लेफ्ट हेमिस्फीयर के अंदर आती हैं।
और राइट हेमिस्फेयर में आती है जहां पर भी आप क्रिएटिविटी यानी कि जहां पर भी आप नई चीजों की रचना करें। जैसे कि आप कोई नया एक्सप्रेशन, अभी गुस्सा आया, अभी मतलब कि आप खुश हो गए, अभी आप सैड हो गए, जो भी है, इसके बाद आप जैसे कोई चीजें इमेजिन करते हैं, आपने कोई डिस्कवरी करी है, आपने कोई इन्वेंशन करा है, कुछ नया आपने बनाया, तो वो आप हमेशा अपने राइट हेमिस्फेयर का इस्तेमाल करके करें। ये चीज क्लियर है आपको कि लेफ्ट हेमिस्फेयर का क्या रोल होता है और राइट हेमिस्फेयर का क्या रोल होता है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि कॉन्सेप्ट मैप का इस्तेमाल करने से आपका राइट और लेफ्ट आप दोनों चीज का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने कॉन्सेप्ट मैप बनाया तो कोई नया चीज बनाई, तो ये क्रिएटिविटी भी हो गई। दूसरा, आपने जब अपना कॉन्सेप्ट मैप बनाया होगा तो वहां पर आपने लॉजिक का भी इस्तेमाल किया होगा, बिना लॉजिक का इस्तेमाल करे तो मैप बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ, लेफ्ट हेमिस्फेयर का भी इस्तेमाल हो गया और साथ ही में यहाँ पर आपके राइट हेमिस्फेयर का भी इस्तेमाल हो गया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े यहाँ से, चलिए। अब इसके बाद यहाँ पर जब आप कॉन्सेप्ट मैप बनाते हैं ना बच्चों, तो आपके हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स यानी कि जहाँ पर आपका दिमाग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे कि चीजों को क्रिएट करना, चीजों को एनालाइज करना, चीजों को इवेल्युएट करना। मैंने अभी बताया ना आपको कि लेफ्ट हेमिस्फेयर राइट हेमिस्फेयर दोनों का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर आप जहाँ पर आपका बहुत ज्यादा दिमाग इस्तेमाल होता है, इन चीजों को आप कॉन्सेप्ट मैप के द्वारा कर सकते हैं। तो अगर आपको कहीं पूछे बच्चों कि कॉन्सेप्ट मैप की मदद से क्या हो सकता है, एनालाइज हो सकता है, यस। सिंथेसिस हो सकता है यानी क्रिएट हो सकता है, यस हो सकता है। इवैल्यूएशन हो सकता है यानी मूल्यांकन हो सकता है, यस हो सकता है। तो आपका आंसर हमेशा इन चीजों के लिए यस होगा, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर नए नए कॉन्सेप्ट बना सकते हैं यानी सिंथेसाइज कर सकते हैं, मैंने बताया ना, ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसके बाद आप क्रिएटिवली चीजों को जो है डिपिक्ट कर सकते हैं, मतलब कितने भी आप क्रिएटिव तरीके से चाहे अपना कॉन्सेप्ट मैप बना सकते हैं। इसके बाद आप जब अपना कॉन्सेप्ट मैप बना लेंगे ना, फिर उसके बाद आप अपना सेल्फ इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं। आपने सपोज मान लो आपने पियाजे की थ्योरी के बारे में पढ़ लिया, फिर आपने उसका कॉन्सेप्ट मैप बना लिया, चलिए मैंने बना लिया, फिर आप देखेंगे ना कि क्या जितनी चीजें मैंने पढ़ी थी सारी की सारी चीजें मैंने कॉन्सेप्ट मैप में ऐड कर दिया, फिर आप देखें क्या आपका कोई पॉइंट छूट तो नहीं गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपने खुद अपना सेल्फ इवैल्यूएशन कर लिया कि आपको क्या चीजें आती हैं और कितनी चीजें नहीं आती। फिर कॉन्सेप्ट मैप की मदद से आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ आते हैं। फिर दूसरा, आप यहाँ से इवैल्यूएट कर सकते हैं, मतलब क्या चीज़ हो सकती है क्या चीज़ नहीं हो सकती। बेसिकली वही इवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर आएगा। क्लियर है, यहाँ पर आपको सारे बेनिफिट समझ आ गए। यहाँ पर तो हमने कॉन्सेप्ट मैप का मतलब समझ लिया, फिर इसके बाद हमने जान लिया इसका क्या क्या बेनिफिट होता है, मतलब क्यों हम कॉन्सेप्ट मैपिंग करते हैं, ठीक है। चलिए, हमने कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ना था, वो हमने अच्छे से पढ़ लिया। फिर हमें आज कॉन्सेप्ट मैपिंग पढ़ना था, हमने वो भी अच्छे से क्लियर कर दिया। अब टाइम है अपने थोड़े से दिमाग पर जोर डालने का, क्योंकि अब होगा आपका क्विज राउंड, जहां पर मैं आपसे पूछूंगी कुछ क्वेश्चंस और आप करेंगे सब उनका आंसर्स, ताकि मैं चेक कर सकूं कि आपकी नॉलेज में कोई गैप तो नहीं रह गया, यानी कि आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं या फिर नहीं है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, Which of the following best describe the theory of constructivism? इन सारे पॉइंट में से कौन सा पॉइंट आपको रचनावाद के बारे में एकदम सही चीज बताता है? ऑप्शन ए कि बच्चा एक्सपीरियंस करके और अपने आसपास के वातावरण यानी वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करके चीजों को सीखता है। दूसरा, बच्चा सिर्फ और सिर्फ रीजन करके सीखता है। तीसरा, बच्चा जो है खुद करता है, किसी और से मतलब इन्फ्लुएंस नहीं होता। चौथा कि ये सारे के सारे ही गलत हैं। क्लियर है, चलिए। और हाँ, मैंने क्या बोला था, उसी फॉर्मेट का यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन और वो ऑप्शन क्या था, इसी फॉर्मेट में आंसर करेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा आपको कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से बताता है? ऑप्शन ए यानी कि 1। इसको बच्चों ABCD मार्क कर लेना, ठीक है, 1 2 3 मत करना। ऑप्शन ए कि हम सब अपना पहले से ही जब हमारा जन्म होता है तो हमारे अंदर नॉलेज होती है। दूसरा कि हम अपना नॉलेज धीरे धीरे डेवलप करते हैं। तीसरा, हम बस चीजों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो हमें अथॉरिटी यानी हमारे जो टीचर्स हमें सिखाते हैं। अगला कि नॉलेज सिर्फ और सिर्फ स्कूल जाके ही गेन हो सकती है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, एक लर्नर यानी कि जो स्टूडेंट होता है आपका कंस्ट्रक्टिविज्म में, स्टूडेंट का क्या रोल होता है? पहला ऑप्शन कि टीचर ने जो बोला वो मान ले।
बी ऑप्शन असाइनमेंट पर अलग अलग काम करें, ऑप्शन सी टीचर ने जो चीजें बोली हैं उनको फॉलो करें, या फिर ऑप्शन डी पुराने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके नए एक्सपीरियंस को बनाएं। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4, कॉन्सेप्ट मैप यानी कि अवधारणा मानचित्र क्या होता है? ये एक तरीके का मैप है यहाँ, या फिर ऑप्शन बी ये एक आपका किसी भी विजुअल रिप्रेजेंटेशन है आपके कॉन्सेप्ट का, ऑप्शन सी ये आपका मैप है जो आप ड्राइव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर ऑप्शन डी ये आपका टोपोग्राफिक टाइप का एक सर्वे है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सी चीज कॉन्सेप्ट मैपिंग में अप्लाई नहीं होती, यानी कि कॉन्सेप्ट मैपिंग के हिसाब से कौन सा पॉइंट गलत है? पहला ऑप्शन कि इसमें कभी कोई गलतियां हो ही नहीं सकती, ऑप्शन बी कि इसमें क्रिटिकल थिंकिंग होती है, ऑप्शन सी यहाँ पर बच्चों की अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बढ़ती है मतलब दिखती है, एंड ऑप्शन डी यहाँ पर कॉन्सेप्ट के बीच में कनेक्शन दिखता है। इन पांचों क्वेश्चन के आंसर आप सब बच्चे करेंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है? और फिर मैं आपके आंसर चेक करूंगी, फिर देखते हैं कौन कौन से बच्चे को सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुए हैं और किन किन बच्चों ने आंसर किया है, क्योंकि क्लास कई बच्चे देखते हैं लेकिन आंसर लिमिटेड वो ही हमारे कुछ बच्चे हैं जो मेरी बात मानते हैं और वो आंसर करते हैं। चलिए ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास हमारी यहीं पर एंड होती है और संडे आपका टेस्ट है, तो बी रेडी फॉर योर टेस्ट। अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, रिविजन कर लेना, टाइम पर टाइम लिमिट में अपना टेस्ट पूरा करने की और ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करें, अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से पक्का करें। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब हम मिलेंगे टेस्ट की डिस्कशन करने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।